Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Legend Institute of Management and Sciences. Hope all of you are doing well. Our subject is Animal Form and Function 1, BS Zoology 4th, and I'm your course instructor Sehri Shumar. Today's lecture is lecture number 10 and the topic is action membrane potential. In previous lecture we have discussed resting membrane potential. ठीक है बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डिटेल में डिस्कस किया था। उसके अंदर हमने डिफरेंट जो मैकेनिज़्म था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का उसको डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज हमने उससे आगे मूव करना है, दैट इज़ एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल को देखने से पहले हम उसके इवेंट्स को देख लेते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से जो है वो मैकेनिज़्म होंगे। इसमें बेसिकली जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वही एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज हो जाता है जब नर्व इम्पल्स आती है। ठीक है, तो इसे देखते हैं हम। सीरीज़ ऑफ इवेंट्स अकर इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल व्हेन द सेल इज़ स्टिमुलेटेड। ठीक है, कि सेल जब स्टिमुलेट होगा, कौन सा सेल, ओबियसली जो है वो न्यूरॉन का सेल जब स्टिमुलेट होता है तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्शन में चेंज हो जाता है विद एडिक्वेट स्टिमुलस। ठीक है, कि एक प्रॉपर स्टिमुलस आएगा जिसकी वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर चेंज हो जाता है। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस इज़ नीडेड टू इनिशिएट एन इम्पल्स, कि एक इम्पल्स को जनरेट करने के लिए एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मींस कि एक प्रॉपर स्टिमुलस चाहिए होता है। इसके अंदर जो है वो मिनिमम इंटेंसिटी होती है, मिनिमम इम्पल्स जो है वो होती है जो कि आप कह सकते हैं न्यूरॉन को स्टिमुलेट करती है। और इवेंट्स कौन कौन से होते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान? डीपोलराइजेशन फर्स्ट है, देन इज़ रीपोलराइजेशन एंड द थर्ड वन इज़ हाइपर पोलराइजेशन। इनको ही हमने एक एक करके डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो इवेंट है दैट इज़ डीपोलराइजेशन। जब हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को देखा था तो उसमें हमने कहा था मेम्ब्रेन इज़ पोलराइज्ड। ठीक है, अब हमने उसकी डीपोलराइजेशन करनी है, मतलब उसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी। मीन्स हमने कहा था कि जो बाहर है वो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है और अंदर की तरफ न्यूरॉन के अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है। तो ये एक आप कह सकते हैं कि ये चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन थी। लेकिन जब हम डीपोलराइजेशन की बात करेंगे तब क्या होगा कि ये जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है ये चेंज हो जाएगी। इनसाइड बिकम्स मोर पॉजिटिव एंड आउटसाइड बिकम्स मोर नेगेटिव। ठीक है, तो डीपोलराइजेशन देख रहे हैं। थ्रेशोल्ड इंक्रीजेज द परमिबिलिटी ऑफ सोडियम आयन। अगर हम डीपोलराइजेशन को डिफाइन कर लेते हैं पहले, द लॉस इन मेम्ब्रेन पोलैरिटी इज़ कॉल्ड डीपोलराइजेशन। मतलब मेम्ब्रेन की जो पोलैरिटी थी, मेम्ब्रेन के अंदर जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन थी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान, अब वो जो है वो चेंज हो जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड डीपोलराइजेशन। और इसमें जो नर्व इम्पल्स है वो कंडक्ट होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के थ्रू, और इसमें एक स्टिमुलस ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी दैट कैन इनिशिएट एन इम्पल्स इज़ कॉल्ड अ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। स्टिमुलस ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी, के एक मिनिमम इंटेंसिटी का एक स्टिमुलस है जो कि नर्व इम्पल्स को इनिशिएट करवा सकता है, दैट इज़ कॉल्ड थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। और ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जो है वो मेम्ब्रेन पर अप्लाई किया जाता है जिसकी वजह से परमिबिलिटी ऑफ सोडियम आयन इंक्रीज़ हो जाती है। थ्रेशोल्ड इंक्रीजेज द परमिबिलिटी ऑफ सोडियम आयन, सोडियम मूव्स इनसाइड। ठीक है, बाहर सोडियम ज़्यादा थे, अब वो अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, कॉजिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल फॉल फ्रॉम -70 मिलीवोल्ट टू 0। ठीक है, -70 मिलीवोल्ट आपको पता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था। जैसे ही सोडियम आयंस जो हैं वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करना शुरू करते हैं तो ये जो पोटेंशियल है -70 से दोबारा 0 की तरफ चला जाता है। ठीक है, और ये जो है वो सोडियम आयंस इनसाइड फ्लो करते हैं। पोटेंशियल चेंजेस फ्रॉम -70 मिलीवोल्ट टूवर्ड 0, इट कॉजेज डीपोलराइजेशन। ठीक है, फिर डीपोलराइजेशन जो है वो एक सर्टन लिमिट तक पहुंचती है, एक सर्टन लेवल तक पहुंचती है, और स्पेशल सोडियम आयंस जो होते हैं जो कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल के चेंज को सेंस कर रहे होते हैं वो क्विकली ओपन हो जाते हैं और जो सोडियम है वो अंदर की तरफ रश करना शुरू कर देती है। इनसाइड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड आउटसाइड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, जो ओपोजिट हो गया। रेस्टिंग में हमने कहा था बाहर की तरफ पॉजिटिव होता है और अंदर की तरफ नेगेटिव होता है, जबकि यहाँ पर हम कह रहे हैं इनसाइड पॉजिटिव हो गई है और आउटसाइड जो है वो नेगेटिव हो गई है। सोडियम गेट्स ओपन एंड इट रश इनसाइड। ओबियसली आपको पता है जब बाहर की तरफ कंसनट्रेशन ज़्यादा है सोडियम की और अंदर की तरफ कंसनट्रेशन कम है तो ये एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होगी जिसकी वजह से सोडियम खुद ब खुद जो है वो अंदर की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि ये जो मूवमेंट है वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ हो रही है। डिक्रीजेस द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ से सोडियम जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है,
वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम चैनल। ठीक है, वोल्टेज डिपेंडेंट मतलब जो सोडियम का जो जैसे ही ये जो पोटेंशियल है -70 से 0 तक पहुंचता है तो ये वोल्टेज गेटेड चैनल जो हैं वो ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से सोडियम जो है वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। उसके फ़ौरन बाद ही आफ्टर दैट पोटाशियम गेट्स ओपन एंड इट रश आउटसाइड। पोटाशियम के जो गेट्स हैं वो भी ओपन हो जाते हैं और वो बाहर की तरफ रश करना शुरू कर देता है, क्योंकि ओबियसली इसकी कंसंट्रेशन अंदर की तरफ ज़्यादा है, तो ये भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ खुद ब खुद मूव करेगा विदाउट द यूज़ ऑफ एनर्जी। अब अगर हम इसको देखें, नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है दैट इज़ रीपोलराइजेशन। अभी हमने डीपोलराइजेशन देखी कि जो है वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो गई है। अब दोबारा से रीपोलराइजेशन कैसे होगी? सोडियम गेटेड चैनल क्लोजेज एंड पोटाशियम गेटेड चैनल्स ओपन। ठीक है, सोडियम गेटेड चैनल क्लोज हो जाते हैं और पोटाशियम गेटेड चैनल्स अब ओपन हो गए हैं। लीड टू इफ्लक्स ऑफ सोडियम आइन। ठीक है, जो सोडियम आइन है वो इफ्लक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं इनसाइड नेगेटिवली चार्ज एंड आउटसाइड पॉजिटिवली चार्ज। ओबियसली जब सोडियम का गेट बंद हो चुका है और पोटाशियम के जो गेट्स हैं वो ओपन हो चुके हैं, तो उस वक्त क्या होगा, पोटाशियम अंदर से बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर रहा है, जिसकी वजह से बाहर पहले ही सोडियम मौजूद है और अब ये पोटाशियम भी बाहर की तरफ जा रहा है। और होगा क्या कि बाहर की तरफ पॉजिटिव आयन की जो कंसनट्रेशन है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। देन पोटाशियम गेट्स क्लोज, दिस लेड टू रीपोलराइजेशन। ठीक है, द रीबिल्डिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन। तो रीपोलराइजेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, द रीबिल्डिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन। ठीक है, इसमें बेसिकली हुआ क्या, सोडियम गेट्स क्लोज हो गए, पोटाशियम चैनल्स जो हैं वो ओपन हो गए हैं, पोटाशियम रैपिडली डिफ्यूजेस आउटवर्ड, अंदर से बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है पोटाशियम। इट अगेन डिवेलप पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड एंड द आउटसाइड ऑफ द सेल, देयरफॉर द मेम्ब्रेन बिकम रीपोलराइज्ड। सिमिलर साइकिल इज रिपीटेड इन एन एडजेसेंट रीजन ऑफ द मेम्ब्रेन। द वेव डीपोलराइजेशन मूव डाउन द एक्सोन। मतलब ये जो है वो इवेंट्स चलते रहते हैं और ये जो डीपोलराइजेशन है ये आगे आगे ट्रांसफ़र होती रहती है और एक्शन पोटेंशियल जो है वो फॉरवर्ड की तरफ जो है वो मूव करता रहता है। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट हमारा जो इसके बाद का इवेंट है दैट इज़ हाइपर पोलराइजेशन। मतलब पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, दैट इज़ हाइपर पोलराइजेशन। इसको हम डिफाइन करते हैं, द स्टेट ऑफ न्यूरॉन इन विच मोर नेगेटिव चार्ज इज़ डिवेलप इनसाइड द मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड हाइपर पोलराइजेशन। के अंदर की तरफ जो है वो नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब जितना जो है वो कंसंट्रेशन थी उससे ज़्यादा डेवलप हो गया नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ, दैट इज़ कॉल्ड हाइपर पोलराइजेशन। एक्शन पोटेंशियल स्टॉप्स फॉर एन इंटरवल ऑफ टाइम, सोडियम रश्ड आउट, जो पोटाशियम है वो बाहर की तरफ मूव किया जा रहा है। इंक्रीज़ इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, द ब्रीफ पीरियड इज़ रिफ्रैक्टरी पीरियड। यहाँ पर देखिए आपको -70 पर जो वोल्टेज नज़र आ रहा है ये आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था। जैसे ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अप्लाई किया गया तो जो सोडियम और पोटाशियम आयन की जो कंसंट्रेशन है, जो पोलराइजेशन है वो डीपोलराइजेशन में चेंज हो गई और इस तरह से हमारे पास जो है वो ग्राफ आया है। ठीक है, और फिर सोडियम आइंस जो हैं वो अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन हो गई है, एक्शन पोटेंशियल अचीव हो गया है और उसके बाद से दोबारा जैसे ही पोटाशियम आइंस जो हैं वो बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, पोटाशियम आइन आउटसाइड मूव करना शुरू करते हैं, तो हमारे पास रीपोलराइजेशन का फिनोमेना होता है। और जैसे जैसे ये जो है वो नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ ज़्यादा होता रहता है तो उस दौरान हमारे पास हाइपर पोलराइजेशन की कंडीशन होती है। तो हम कह सकते हैं कि हाइपर पोलराइजेशन वो कंडीशन है जिसमें नेगेटिव चार्ज इनसाइड बहुत ज़्यादा हो जाता है। देयर इज़ एन इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर ईच एक्शन पोटेंशियल, लार्ज नंबर ऑफ पोटाशियम आइंस रश्ड आउट ड्यूरिंग दिस स्टेट। ठीक है कि इस दौरान जो है वो पोटाशियम आइंस बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, थस मोर नेगेटिव आइंस डिवेलप इनसाइड। ओबियसली आपको पता है कि अंदर की तरफ जो है वो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं, जबकि बाहर जो है वो सोडियम आइंस हैं और अंदर की तरफ पोटाशियम आइंस है। लेकिन जब पोटाशियम आइंस बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर दिए हैं तो अंदर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स रह जाएंगी, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज ना होने की वजह से अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, थस मेम्ब्रेन बिकम्स हाइपर पोलराइज्ड, मोर एक्शन पोटेंशियल कैन नॉट अकर ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम। कि जब हाइपर पोलराइजेशन की कंडीशन होती है तो मज़ीद हमारे पास जो है एक्शन पोटेंशियल नहीं हो सकता। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इसमें हाइपर पोलराइजेशन में हमारे पास नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बाहर की तरफ ज़्यादा हो गई है और इस दौरान हमारे पास एक ब्रीफ रिफ्रैक्टरी पीरियड आता है। दिस ब्रीफ रिफ्रैक्टरी पीरियड इज़ कॉल्ड
रिफ्रैक्टरी पीरियड रेस्टिंग पोटेंशियल इज़ रीस्टोर्ड, इस दौरान हमारे पास जो रेस्टिंग पोटेंशियल है वो दोबारा से रीस्टोर हो जाता है। आफ्टर दैट न्यूरॉन इज़ रीपोलराइज्ड एंड रेडी टू ट्रांसमिट अनदर इम्पल्स। ठीक है कि हाइपर पोलराइजेशन के बाद जो है वो हमारा दोबारा से रेस्टिंग स्टेट में जो है वो पोटेंशियल आ जाता है, मींस कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दोबारा से अचीव हो जाता है और फिर ये साइकिल दोबारा से रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप एक सीरीज़ ऑफ इवेंट जो है वो इस तरह से बना सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, उसके बाद डीपोलराइजेशन है, देन इज़ रीपोलराइजेशन, देन इज़ हाइपर पोलराइजेशन और दोबारा से फिर हमारे पास साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, मींस कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दोबारा से अचीव हो जाता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो है वो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल था। Minimum stimulus is necessary to initiate an action potential, but an increase in stimulus intensity does not increase the strength of the action potential। ठीक है बेटा, इस बात को आपने समझना है कि हमारे पास एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की हमें ज़रूरत होती है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मैंने आपको बताया कि मिनिमम जो है वो स्टिमुलस होता है जो कि किसी भी एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए ज़रूरी होता है, दैट इज़ कॉल्ड थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। लेकिन अगर हम स्टिमुलस की इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे तो उसकी वजह से जो स्ट्रेंथ है एक्शन पोटेंशियल की उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि चाहे इंटेंसिटी थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की कम हो या ज़्यादा हो, उससे एक्शन पोटेंशियल के आप कह सकते हैं स्ट्रेंथ पर कोई असर या कोई अफेक्ट नहीं होगा। बस हमें एक मिनिमम क्वालिटी का, एक मिनिमम क्वांटिटी का जो है वो स्टिमुलस चाहिए होता है, दैट इज़ कॉल्ड थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। और इस लॉ को हम कह सकते हैं द प्रिंसिपल दैट एन एक्सोन विल फायर एट फुल पावर और नॉट एट ऑल इज़ कॉल्ड ऑल और नन रिस्पॉन्स। एक्सोन विल फायर एट फुल और नॉट एट ऑल, मतलब अगर स्टिमुलस मिलता है एक्सोन को तो या तो वो फुल जो है वो अपनी पावर पर काम करेगा या बिल्कुल ही काम नहीं करेगा, कि अगर उसको स्टिमुलस नहीं मिलता तो वो काम नहीं करेगा। और अगर उसे स्टिमुलस मिल जाता है, चाहे वो मिनिमम क्वांटिटी का ही है, मिनिमम इंटेंसिटी का ही है, फिर भी वो अपने फुल पावर पर काम करेगा। ठीक हो गया, मींस कि स्टिमुलस की इंटेंसिटी जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ एक्शन पोटेंशियल पर मैटर नहीं कर रही। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ तक तो हमारा एक्शन पोटेंशियल था। एक्शन पोटेंशियल जम्प्स फ्रॉम नोड टू नोड। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जंप करता है नोड से नोड को, इसको हम सॉल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। माइलिनेशन अलाउ रैपिड कंडक्शन इन स्मॉल न्यूरॉन। आपको पता है कि ये जो हमारी माइलिन शीथ है वो एक्सोन को कवर किए होती है। एडिशन ऑफ शीथ आल्सो इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, क्योंकि माइलिन जो है वो एक्सीलेंट इंसुलेटर है और वो आइंस को आप कह सकते हैं क्रॉस आउट नहीं होने देता, मूवमेंट ऑफ आइन को, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स उसकी रेट को बढ़ा देता है। एक्शन पोटेंशियल आर जनरेट ओनली एट द न्यूरोफिब्रिल नोड। माइलिनेशन अलाउ रैपिड कंडक्शन इन स्मॉल न्यूरॉन कॉजेज इंक्रीज इन कंडक्शन वेलोसिटी। ठीक है कि ये कंडक्शन की वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर देता है। एक्सोन डायामीटर इज़ लार्ज इन इनवर्टिब्रेट। एक्सोन का जो डायामीटर है वो इनवर्टिब्रेट्स के केस में लार्ज होता है, क्योंकि उनके अंदर एक्सोन जो है वो उनका डायामीटर लार्ज है, जिसकी वजह से इसके अंदर माइलिनेशन जो है वो उसकी स्पीड को ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही होती है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको जो है वो ग्राफ ज़्यादा डिटेल में दिखाया गया एक्शन पोटेंशियल का। ये इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -70 पर, -55 पर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिला है, उसके बाद 0 का पोटेंशियल अचीव हुआ है और फिर +40 तक जो है वो एक्शन पोटेंशियल अचीव हो गया है। रीपोलराइजेशन है, देन इज़ हाइपर पोलराइजेशन एंड अगेन द रेस्टिंग स्टेट इज़ अचीव्ड। ठीक है बेटा, और उसके बाद हमारे पास जो है वो फैक्टर्स की बात कर लेते हैं हम। फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स किस किस फैक्टर से जो है वो अफेक्ट हो रही होती है उसको हमने देखना है। सबसे पहला जो हमारे पास फैक्टर है दैट इज़ डायामीटर ऑफ एक्सोन। ठीक है, एक्सोन का डायामीटर जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया, उसको अब हम दोबारा डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, डायामीटर जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इंक्रीज़ द डायामीटर ऑफ एक्सोन इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, कि अगर डायामीटर एक्सोन का ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स भी ज़्यादा होगी। ठीक है, स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स भी ज़्यादा होगी। एक्सोन विद अ लार्ज डायामीटर ट्रांसमिट इम्पल्स फास्टर देन द स्मॉलर वन। ठीक है, कि एक्सोन का डायामीटर जितना ज़्यादा होगा वो उतनी फास्टर कंडक्शन करेगा। लार्जर डायामीटर के जो एक्सोन्स हैं वो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर कॉमन होते हैं, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था। उसी तरह से अब मैं दोबारा बता रही हूँ कि ये जो एक्सोन जो डायामीटर लार्जर होता है वो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर मोस्टली जो है वो लार्जर डायामीटर के एक्सोन्स पाए जाते हैं इनवर्टिब्रेट्स के केस में। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जैसे क्रे फिशेज़ हैं, अर्थवॉर्म्स हैं, उनके अंदर लार्जर डायामीटर एक्सोन्स होते हैं। इसके अलावा स्क्विड्स जो है उसके अंदर जो कि मोलस्का से बिलोंग करता है उसके अंदर लार्जेस्ट डायामीटर का एक्सोन मौजूद होता है।
डायामीटर का जो डायामीटर है एक्सोन का वो ओवर 1 मिलीमीटर तक हो सकता है और इसकी जो वेलोसिटी है कंडक्शन की 36 मीटर पर सेकंड तक एक्सीड कर सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, 36 मीटर पर सेकंड तक जो है वो कंडक्शन की वेलोसिटी अचीव की जा सकती है। और जो जाइंट स्क्विड हैं वो इजीली प्रीडेटर से एस्केप कर जाते हैं, मतलब अगर कोई प्रीडेटर उनके ऊपर अटैक करने लगता है तो जो स्क्विड्स हैं वो इजीली वहाँ से फ़ौरन से एस्केप कर जाते हैं। इट मीन्स उन्हें कोई ना कोई ऐसा स्टिमुलस मिला और वो फ़ौरन से उन्होंने जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया और वहाँ से वो एस्केप कर गए, क्योंकि उनके अंदर जो कंडक्शन की वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि उनके अंदर जो एक्सोन है उसका डायामीटर ज़्यादा है। क्योंकि जैसे हमने कहा कि डायामीटर ऑफ एक्सोन जितना ज़्यादा होगा स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, और इसके अलावा हम कह रहे हैं मेंटल कॉन्ट्रैक्शन, ये जो हमारे पास स्पीड है इसके अंदर जो मेंटल कॉन्ट्रैक्शन है वो वाटर को एक्सपेल करती है। इसके अंदर आपको पता है मोलस्का के अंदर जो है वो एक मेंटल कैविटी मौजूद होती है, उसके अंदर वाटर जो है जस्ट लाइक जेट की तरह काम कर रहा होता है और वो उसको मूव करने में हेल्प करता है। इसके अलावा मोस्ट वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें उनके अंदर जो डायामीटर है एक्सोन का लेस देन 10 पिकोमीटर तक होता है। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर डायामीटर ज़्यादा होता है जबकि वर्टिब्रेट्स के अंदर 10 पिकोमीटर तक होता है। ठीक है, जबकि हमने इनवर्टिब्रेट्स के अंदर हमने कहा था 1 मिलीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके अलावा हमने जैसे कि फ़िशेज़ हैं, एम्फीबियन हैं, उनके अंदर अनमाइलिनेटेड एक्सोन्स होते हैं और उनका डायमीटर 50 पिकोमीटर तक होता है। दे एक्सटेंड फ्रॉम द ब्रेन, दे पास डाउन द स्पाइनल कॉर्ड एंड एक्टिवेट स्केलेटल मसल्स। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास डायमीटर ऑफ एक्सोन जो कि फैक्टर है स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स को, कंडक्शन जो है वो बेहतर बनाता है। अगर एक्सोन का डायमीटर ज़्यादा होगा स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास फैक्टर है दैट इज़ एडिशन ऑफ माइलिन। अगर माइलिन शीथ जो है वो एक्सोन के ऊपर मौजूद है, ठीक है, अगर ये एक्सोन है तो इसके ऊपर माइलिन शीथ अगर मौजूद है तो ये इसके जो है वो कंडक्शन को ज़्यादा बेहतर बना रही होती है। एडिशन ऑफ माइलिन शीथ आल्सो इंक्रीजेज़ द स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। माइलिन जो है वो एक्सीलेंट इंसुलेटर का काम करती है। ठीक है, और ये सॉल्टेटरी कंडक्शन में जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होती है। सॉल्टेटरी कंडक्शन आपको पता है कंडक्शन अलोंग माइलिनेटेड नर्व फाइबर, जो जंपिंग के थ्रू जो है वो नोड टू नोड मूव कर रही होती है कंडक्शन, उसे हम जो है वो सॉल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। और इसके अंदर जो है वो टाइम भी कम लगता है, इट टेक्स लेस टाइम फॉर कंडक्शन ऑफ नर्व। Myelin sheath allows rapid conduction in smaller neuron, thus the evolution of nervous system in animal took place. It does not occupy larger spaces, क्योंकि obviously अगर स्मॉलर एक्सोन्स भी हैं तो उनके ऊपर जो है वो माइलिन शीथ मौजूद है जिसकी वजह से कंडक्शन जो है वो ईजिली हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको सॉल्टेटरी कंडक्शन की डेफिनेशन बताई गई है। सॉल्टेटरी कंडक्शन इज़ द प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल बिटवीन द नोड्स ऑफ रेनवेयर इन माइलिनेटेड एक्सोन। ठीक है, कि सॉल्टेटरी कंडक्शन प्रोपगेशन है एक्शन पोटेंशियल की बिटवीन नोड्स ऑफ रेनवेयर इन माइलिनेटेड एक्सोन। नोड्स ऑफ रेनवेयर आपको पता है कि ये जो माइलिन शीथ के दरमियान जो नोड्स बन रही होती हैं दैट आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवेयर। सॉल्टेटरी कंडक्शन इज़ मोर एनर्जी एफिशिएंट एंड लीव्स लॉन्गर इंटरवल डिस्टेंसेस। एक्शन पोटेंशियल इज़ जनरेटेड ओनली एट न्यूरोफिब्रिल्स। ठीक है, कि न्यूरोफिब्रिल्स जो है हमारे पास सिर्फ वहीं पर जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ साइनैप्स। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल को यहाँ तक हमने देखा। नेक्स्ट इज़ द टॉपिक ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल बिटवीन सेल्स। ठीक है, कि एक न्यूरॉन से अगर दूसरे न्यूरॉन तक हमने एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसफ़र करना है तो वो बेसिकली साइनैप्स के थ्रू होता है। इसको हम साइनैप्स बोलते हैं। ठीक है, साइनैप्स। अब अगर हम इसके अंदर देखें, आफ्टर एन एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल्स अलोंग एन एक्सोन इट रीचेज़ द एंड ऑफ ब्रांचिंग एक्सोन टर्मिनल कॉल्ड द एंड बल्ब। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द जंक्शन बिटवीन द एक्सोन ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ अनदर और अफेक्टर सेल इज़ कॉल्ड साइनैप्स। के साइनैप्स वो है जिसमें हमारे पास जंक्शन बनती है। जंक्शन मतलब एक कनेक्शन बनता है एक्सोन के दरमियान और अगला जो न्यूरॉन होता है उसके डेंड्राइट के दरमियान एक कनेक्शन बनता है दैट इज़ कॉल्ड साइनैप्स। इट है, और इसके जो पार्ट्स हैं, सबसे पहला पार्ट होता है एंड बल्ब। एंड बल्ब मतलब जहाँ पर जो है वो एक्सोन एंड हो रहा है उसको हम जो है वो एंड बल्ब कह रहे हैं। इट रीचेज़ द एंड ऑफ अ ब्रांचिंग एक्सोन टर्मिनल कॉल्ड द एंड बल्ब। द साइनैप्स इज़ द जंक्शन बिटवीन द एक्सोन ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ अनदर और अफेक्टर सेल। मतलब जो हमारे पास डेंड्राइट जो न्यूरॉन का दूसरा न्यूरॉन है वो हमारे पास डेंड्राइट उसके सेल्स के दरमियान और एक्सोन के दरमियान एक कनेक्शन बनता है।
नेक्स्ट जो इसका पार्ट है दैट इज़ साइनेप्टिक क्लेफ्ट, स्पेस बिटवीन द एंड बल्ब एंड द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन इज़ कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट। मतलब सपोज़ ये हमारे पास एक न्यूरॉन का जो है वो एंड बल्ब बन रहा है, मतलब एक्सोन का एंडिंग पॉइंट है, और जो नेक्स्ट न्यूरॉन के दरमियान ये जो कनेक्शन बनता है दैट इज़ कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट। द न्यूरॉन कैरिंग द एक्शन पोटेंशियल टूवर्ड्स द साइनेप्स इज़ द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। मतलब जो पहले हमारे पास जिसका एक्सोन ये वाला जो पार्ट है इसको हम कह रहे हैं कि ये वाला जो न्यूरॉन होगा दैट इज़ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। उसके बाद जो सेकंड न्यूरॉन आता है दैट इज़ कॉल्ड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। इट इनिशिएट्स अ रिस्पॉन्स इन द रिसेप्टिव सेगमेंट ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन लीडिंग अवे फ्रॉम द साइनेप्स। ठीक है, तो इसके हमारे पास जो हैं वो पार्ट्स हैं 4। एंड बल्ब जो कि लास्ट पार्ट होता है पहले न्यूरॉन का, उसके बाद साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो कि स्पेस है बिटवीन वन न्यूरॉन एंड सेकंड न्यूरॉन विच कंडक्ट्स इम्पल्स, और उसके बाद प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, एंड द फोर्थ वन इज़ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। नेक्स्ट हमारे पास साइनेप्सिस की टाइप्स हैं, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स नाम से ज़ाहिर हो रहा है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस होगा इसके अंदर। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस मींस कि आइंस की सूरत में ये जो है वो साइनेप्स रन करेगी। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट डायरेक्टली फ्रॉम न्यूरॉन टू न्यूरॉन। ठीक है, नर्व इम्पल्स जो है वो न्यूरॉन से न्यूरॉन के दरमियान ट्रांसमिट हो रही होती है ईजीली व्हेन पॉजिटिवली चार्ज्ड आइंस मूव फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट। के पॉजिटिवली चार्ज्ड आइन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ मूव करते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स होती है। दीज आइन डीपोलराइज द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये जो आप कहते हैं कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आइन हैं जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ मूव कर रहे होते हैं, ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को डीपोलराइज कर देते हैं। An electric synapse can rapidly transmit impulse in both direction। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो है वो बोथ डायरेक्शन के अंदर easily नर्व इम्पल्स को ट्रांसफ़र कर सकती है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स आर कॉमन इन फिशेस, पार्शली अकाउंट फॉर द एबिलिटी टू डार्ट स्विफ्टली। डार्ट स्विफ्टली मतलब मूव अवे फ्रॉम अ थ्रेटनिंग प्रीडेटर। के अगर फ़िश को कोई प्रीडेटर जो है वो नज़र आ रहा है या किसी प्रीडेटर से उसको ख़तरा है तो वो फ़ौरन से वहाँ से मूव अवे कर जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो साइनेप्स चल रही होती है वो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड आइन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मूव करते हैं, और जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है उसको डीपोलराइज कर देते हैं। वहाँ पर एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफ़र हो जाता है और जो है वो मैसेज कंडक्ट होता है, जिसकी वजह से फ़िश जो है फ़ौरन से उस जगह से मूव कर जाती है। दैट इज़ इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो कि फ़ौरन से एक्शन करवाने में हेल्प करती है। उसके बाद केमिकल साइनेप्स किसी न किसी केमिकल के थ्रू होगी। उन केमिकल्स को हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, मींस के ऐसे केमिकल्स जो कि न्यूरॉन की ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं, दैट आर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। टू सेल्स कम्युनिकेट बाय मींस ऑफ केमिकल एजेंट। टू सेल्स मींस के टू न्यूरॉन। Two cells communicate by means of a chemical agent called a neurotransmitter which the presynaptic neuron releases। पहले जो न्यूरॉन मौजूद है दैट इज़ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, वो एक जो है आप कह सकते हैं केमिकल रिलीज़ करता है दैट इज़ न्यूरोट्रांसमीटर। अ न्यूरोट्रांसमीटर चेंजेस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द रिसेप्टिव सेगमेंट ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक सेल। मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चल रहा होता है उस दौरान जैसे ही जो है वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये रिसेप्टिव सेगमेंट के ऊपर जो है वो पोस्ट साइनेप्टिक सेल की न्यूरोट्रांसमीटर को ट्रांसफ़र कर। उसके बाद हमारे पास ये जैसे ही एंड बल्ब के ऊपर जो है वो नर्व इम्पल्स आती है, इट कॉजेज स्टोरेज वेसिकल कंटेनिंग द न्यूरोट्रांसमीटर टू फ्यूज़ विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है कि जो स्टोरेज वेसिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ वो वेसिकल फ्यूज़ कर जाती है, जिसकी वजह से अब वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो जाएगा। मतलब जो स्पेस है बिटवीन वन न्यूरॉन एंड द सेकंड न्यूरॉन, उन दोनों के दरमियान जो स्पेस है उसके अंदर जो है वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर उन वेसिकल से रिलीज़ हो जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर फिर बाइंड करता है एट प्रोटीन साइट्स इन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इट कॉजेज अ डीपोलराइजेशन सिमिलर टू दैट ऑफ प्री साइनेप्टिक सेल। के प्री साइनेप्टिक में जहाँ पर जैसे डीपोलराइजेशन थी, अब वही डीपोलराइजेशन जो है वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसफ़र हो चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास ये आपको डायग्राम में दिखाया गया है। ये जो आपको जो है वो दिखाई गई है दैट इज़ एंड बल्ब। ठीक है कि ये एक्सोन का एंड बल्ब है जिसके अंदर स्टोरेज वेसिकल्स पड़ी हुई हैं, जिन्हें हम साइनेप्टिक वेसिकल्स कह रहे हैं, जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर हुआ है।
ठीक है। फर्स्ट नर्व इम्पल्स इसके अंदर आती है, एंड बल्ब के अंदर ट्रांसफ़र होती है। जैसे ही ये जो स्टोरेज वेसिकल हैं ये मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करती हैं तो उसके अंदर से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होकर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में चला जाता है। ये जो स्पेस है इसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर ओपन चैनल्स इन द टारगेट सेल टू लेट चार्ज्ड पार्टिकल्स थ्रू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुआ, जैसे ही साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर आ गया है न्यूरोट्रांसमीटर, और ये हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, मींस कि ये हमारा सेकंड न्यूरॉन है जिसके अंदर जो है वो नर्व इम्पल्स ट्रांसफ़र होनी है। और जैसे ही यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है आइन चैनल्स ओपन हो जाते हैं और आइन्स जो हैं वो चैनल के थ्रू यहाँ पर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये वाला जो न्यूरॉन है ये इसका जो डेंड्राइट है ये भी डीपोलराइज होना स्टार्ट हो जाता है और इस तरह से न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू कंडक्शन होती है, दैट इज़ केमिकल साइनेप्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर आ सकते हैं। अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास एसिटाइलकोलिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, ठीक है, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज है जो कि एक्टिवली ट्रांसफ़र करता है नर्व इम्पल्स को। तो इस तरह से डिफरेंट हमारे पास जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर की टाइप्स हो सकती हैं जो कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट के दौरान जो है वो रिलीज़ होती हैं और साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में हेल्प करती हैं। होप सो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको अच्छे से लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई भी मुश्किल हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो लाजमी मुझसे पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।